इस वक्त मुत्तहिदा अरब अमारात में 7, पाकिस्तान में 8, भारत में 8:30, बांग्लादेश में 9 और यहाँ लंदन की घड़ियों में सह पहर के 4 बजा चाहते हैं। पेश खिदमत है हालात हाजिरा का प्रोग्राम सैरबीन। 18 मई के सैरबीन से जावेद चौधरी का सलाम। अमेरिकी सदर ने ईरान को एक बार फिर सख्त पैगाम देते हुए कहा है कि अब तेहरान को जल्द फैसला करना होगा, वरना उसके पास बहुत कम रास्ते बाकी रह जाएंगे। दूसरी जानिब अमेरिकी वजीर खारिजा मार्को रूबियो का कहना है कि प्रोजेक्ट फ्रीडम पाकिस्तान की जानिब से इस यकीन दहानी पर मुअत्तल किया गया था कि ऐसा करने से किसी मुआहदे तक पहुंचने की राह हमवार हो सकती है। Project Freedom, and the goal of it is to, frankly, if you want to talk about it, it's to rescue like almost 23,000 civilians from 87 different countries that are trapped inside of the Gulf. उधर ईरान ने अपने मौक़िफ़ में मज़ीद सख्ती दिखाते हुए वाज़ेह किया है कि यूरेनियम अफज़ूदगी के हक़ पर ना कोई बातचीत होगी और ना ही कोई समझौता। ईरानी हुकूमत के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा है कि ईरान अपने हक़ से दस्तबरदार नहीं होगा, जबकि पासदारान इनकलाब के तर्जुमान ने खबरदार किया है कि जंग में होने वाली ज़िल्लत के अज़ाले के लिए किसी भी अहमकाना इक़दाम का जवाब पहले से ज़्यादा सख्त और फैसलाकुन होगा। खित्ते की सूरत हाल के तनाज़ुर में सऊदी अरब ने भी अहम पेशरफ्त से आगाह करते हुए कहा है कि इराक की जानिब से मुल्क की फ़िज़ाई हदूद में दाखिल होने वाले 3 ड्रोन्स को नकारा बना दिया गया है। उधर पाकिस्तान और ईरान के दरमियान सिफारती राब्ते भी जारी हैं। पाकिस्तानी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तेहरान में ईरानी सदर और स्पीकर बाकिर कालीबाफ से मुलाकातें की हैं, जिनमें बाहमी ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। पाकिस्तान के अंदर सियासी महाज पर भी बहस तेज हो गई है, जहां 28वीं आईनी तरमीम की बाज गश्त सुनाई दे रही है। वोटर की उम्र से मुतल्लक बहस और हुकूमती मौक़िफ़ के हवाले से इबाम ने सियासी हलकों में नए सवालात को जन्म दिया है। 28वीं तरमीम, ये तो तय है कि जो भी तरमीम होगी वो 28वीं तरमीम होगी जी, क्योंकि 27 हो चुके हैं, तो इसलिए अब इंतज़ार तो 28वीं तरमीम का ही है। उधर अमेरिका में एक एयर शो के दौरान 2 जंगी तैयारे फ़ज़ा में टकरा गए, ताहम खुशकिस्मती से चारों एहलकार पैराशूट के जरिए महफूज निकल आए। आज के सैरबीन में हम बात करेंगे स्पर्म अतिया करने की आलमी सनत की भी, जहां एक शख्स के 14 ममालिक में 197 बच्चों का इंकशाफ हुआ है। इस इंकशाफ ने नई बहस छेड़ दी है। It's a magical moment at an airport as a father greets a daughter he has never met. This is my daughter number 19. That's right, Michael Rubino has 19 children, and here they are. इंडिया की रियासत मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट ने फैसला दिया है कि मुतनाज़ा इमारत में सिर्फ हिंदुओं को इबादत की इजाज़त है। ये इबादतगाह रियासत के दार ज़िले में वाक़ है। तनाज़ा तो दहाइयों पुराना है, लेकिन सन 2003 में महकमा आसार कदीमा या ASI ने हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को वहाँ इबादत करने की इजाज़त दे दी थी, मंगल को हिंदू और जुमा को मुसलमान। और भारत से एक अफसोसनाक खबर, जहाँ तरबूज खाने के बाद एक ही खानदान के 4 अफराद की हलाकत ने तशवीश पैदा कर दी है। सवाल ये है कि इस वाक़े की हकीकत क्या है। अब्दुल्ला, उनकी बीवी नसरीन और 2 बेटियां आयशा और ज़ैनब, ये सब अप्रैल की 25 तारीख को अपने घर में मुर्दा पाए गए थे। पुलिस का कहना है कि तिब्बे कानूनी यानी फॉरेंसिक रिपोर्टों के मुताबिक इस ख़ानदान की मौत का सबब जिंक फॉस्फाइड है, जो तरबूज के उस दाने में भी पाया गया है जो मज़कूरा ख़ानदान ने खाया था। ये सब कुछ और इसके अलावा मज़ीद खबरें भी आज के सैरबीन में शामिल रहेंगी, मगर हमेशा की तरह पहले अहम आलमी खबरों का खुलासा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खबरदार किया है कि जंग के खात्मे से मुतल्लक जारी मुज़ाकरात में तातुल के बाइस वक्त तेजी से ख़त्म हो रहा है, और अगर तेहरान ने जल्द फैसला ना किया तो इसके लिए कुछ नहीं बचेगा। ट्रूथ सोशल पर अपनी पोस्ट में सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान को फौरी तौर पर कदम उठाना होगा, जबकि ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब उनकी इस्राएली वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू से बातचीत भी मुतवक्के थी।
दूसरी जानिब ईरानी मीडिया के मुताबिक अमेरिका ने ईरान की जानिब से पेश की गई ताज़ा तजावीज़ पर कोई ठोस रियायत नहीं दी, जिसके बायस मुज़ाकरात के तातुल का खदशा बढ़ गया है। इसी दौरान अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने कहा है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ एक मुजव्वज़ा प्रोजेक्ट फ्रीडम उस वक्त रोक दिया था जब पाकिस्तान ने इस पर सिफारती मुदाखलत करते हुए दरख्वास्त की कि इस इक़दाम से मुज़ाकरात के ज़रिए किसी मुमकिना मुआहदे की राह हमवार हो सकती है। As you know, over the weekend, the president announced this Project Freedom, and the goal of it is to, frankly, if you want to talk about it, it's to rescue like almost 23,000 civilians from 87 different countries that are trapped inside of the Gulf and left for dead in the Persian Gulf by this Iranian regime. You know, for more than 2 months now, these innocent sailors and commercial crew members have been stranded out at sea because Iran is conducting something that's not just criminal. It's criminal for sure, but it's desperate and destructive, this blockade of the Straits of Hormuz. अमेरिकी नशरियाती इदारे को दिए गए इंटरव्यू में रूबियो ने कहा कि पाकिस्तान की दरखास्त के बाद वाशिंगटन ने इस मंसूबे को रोकने और खलीज फार्स से बहरी बेड़ा वापस बुलाने का फैसला किया। ताहम उनके मुताबिक इसके बावजूद ईरान की जानिब से हमले जारी रहे। मार्को रूबियो ने यह भी कहा कि अमेरिका अब भी ईरान के साथ तनाज़े के हल के लिए सिफारती रास्ते को तरजीह देता है और सदर ट्रंप भी यही चाहते हैं कि मसले का हल बातचीत के जरिए निकाला जाए। उनके मुताबिक वाशिंगटन की कोशिश है कि ईरान को हर मुमकिन मौका दिया जाए, ताहम ईरान के अंदर फैसला साजी के निज़ाम पर इबाहम के बाइस मुज़ाकरात में ताख़ीर हो रही है। रूबियो ने कहा कि बाज़ औक़ात ये वाज़ेह नहीं होता कि ईरान में हतमी फैसला कौन करता है, इसीलिए अमरीकी तजावीज़ के जवाब में तेहरान को कई दिन लग जाते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुज़ाकरात में ईरान की नुमाइंदगी आम तौर पर वज़ीर ख़ारजा करते हैं, लेकिन ये वाज़ेह नहीं कि वो वापस जाकर किन इदारों या शख्सियात से मुशावरत करते हैं। उनके मुताबिक इस गैर वाज़ेह निज़ाम की वजह से मुज़ाकराती अमल सुस्त रवि का शिकार है और अमेरिका को जवाब के लिए तवील इंतज़ार करना पड़ता है। So already many nations privately and some publicly have asked the United States to help free their ships and to restore freedom of navigation in the Straits of Hormuz and this critical artery of global trade. And so President Trump, as he always does, stepped up and answered the calls for their help. And he's directed the United States military to guide these stranded ships to safety, to provide a protective bubble under which they can operate and move product and get themselves out of there and out of harm's way. And this is the first step towards reopening the strait and bringing this regime's last-ditch act of economic arson. उधर ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा है कि ईरान यूरेनियम अफसूदगी के अपने हक पर ना तो किसी किस्म की बातचीत करेगा और ना ही कोई समझौता। उन्होंने यूरेनियम की अफसूदगी के मामले पर बात करते हुए कहा कि यह बात कतई है कि ये कोई ऐसा मौजू नहीं जिस पर हम बातचीत या समझौता करें। मुआहिदा अदम फैलाव के तहत ईरान के अफसूदगी के हक को तस्लीम किया जा चुका है। ईरान की पासदारान इनकलाब से मुंसलिक फार्स न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक ईरानी मुसल्लह अफवाज के सीनियर तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल अबुल फजल शिकारची ने अमेरिका को खबरदार किया है कि अगर ईरान के खिलाफ किसी भी अहमकाना इकदाम को दोबारा आजमाया गया तो इसका नतीजा मजीद सख्त और फैसलाकुन जवाबी कार्रवाई की सूरत में निकलेगा। उनके मुताबिक माजी में अमेरिका को ईरान के खिलाफ कार्रवाइयों में जिल्लत का सामना करना पड़ा और इसका इजाला किसी नई जाहिरियत से मुमकिन नहीं होगा, बल्कि इससे सूरत हाल मजीद बिगड़ जाएगी। जनरल शिकारची ने मजीद कहा कि ईरान के खिलाफ किसी भी नई मुहिम जोई के नतीजे में अमेरिका को न सिर्फ मजीद शदीद और गैर मुतवक्के रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ेगा, बल्कि खित्ते में उसकी मुश्किलात भी बढ़ जाएंगी। उनके मुताबिक ऐसे इक़दामात अमेरिका को खुद अपनी ही पॉलिसियों के नतीजे में एक और पेचीदा सूरत हाल में धकेल सकते हैं। ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खबरदार किया है कि जारी मुज़ाकरात में पेश रफ्त न होने की सूरत में वक्त तेजी से ख़त्म हो रहा है और ईरान को जल्द फैसला करना होगा, वरना नताइज उसके हक में नहीं रहेंगे। दोनों ममालिक के सख्त बयानात ने खित्ते में कशीदगी को मजीद बढ़ा दिया है। खित्ते में कशीदगी सिर्फ ईरान और अमेरिका तक महदूद नहीं रही। सऊदी अरब ने भी इराक से आने वाले 3 ड्रोन्स को तबाह करने का ऐलान किया है और कहा है कि वो अपनी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर ज़रूरी कदम का हक महफूज रखता है। इसी दौरान ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि खित्ते के ममालिक ख़ुसूसन हमसाया रियासतों को बाहमी एतमाद और ताउन को फ़रोग़ देना चाहिए ताकि बैरूनी ताकतों की किसी भी मुमकिन जारहियत को नाकाम बनाया जा सके। इतवार के रोज़ पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात के दौरान ईरानी सदर ने कहा कि इस्लामी ममालिक के दरमियान मजहबी, सकाफ़ती और तज़वीराती मुश्तरकात को बुनियाद बनाकर इत्तेहाद को मजबूत करने की ज़रूरत है।
क्योंकि उनके मुताबिक जितनी ज़्यादा वहदत होगी उतना ही बैरूनी मुदाखलत का इम्कान कम होगा। ईरानी सदर ने इस मौके पर इल्ज़ाम आयद किया कि बाज़ ताकतें खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिशें कर रही हैं और हमसाया ममालिक के दरमियान ताउन इसका मौसर जवाब हो सकता है। दूसरी जानिब तेहरान में ईरानी पार्लिमान के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालीबाफ और पाकिस्तानी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात भी हुई है, जिसकी तफसीलात ताहाल बाज़ाब्ता तौर पर जारी नहीं की गई। मोहसिन नकवी के इस दौरे को गैर एलानिया करार दिया जा रहा है। पाकिस्तान ईरान और अमरीका के दरमियान मुमकिना सिफारती राब्तों में सालसी का किरदार भी अदा कर रहा है। उधर बाज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकराती अमल में पेशरफ्त के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर जारी है, जिनमें अफजुदा यूरेनियम से मुतल्लक शराइत भी शामिल बताई जा रही हैं। ताहम इस हवाले से दोनों फ्री कैन की जानिब से कोई हतमी तस्दीक सामने नहीं आई है। पाकिस्तान में 28वीं आईनी तरमीम से मुतल्लिक हुकूमती सतह पर बहस ने सियासी हलकों में नई बहस छेड़ दी है। ताहम अब तक इसके खद्दोखाल वाज़े नहीं हो सके हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह के मुताबिक ज़ेर गौर मामलात में NFC अवार्ड, आबादी, पानी की तकसीम और दीगर बुनियादी कौमी उमूर शामिल हैं। ताहम उनका कहना है कि हर मामला लाजमी तौर पर आईनी तरमीम का मुतकासी नहीं होता और फैसला इत्तफाक़ राय से होगा। उसके ऊपर 28वीं तरमीम आ सकती है, यकीनन वो बुनियादी अहमियत के हामिल इशू ही होंगे। हो सकता है कि मेरी दानिश में वो हों, आपकी दानिश में ना हों, या जिस तरह से मैं सोच रहा हूँ आप उस तरह से ना सोच रहे हों, लेकिन उनके ऊपर जो है वो बात तो होती रहती है। एक डायलॉग, एक गुफ्तगू का अंदाज़ जो है वो विद इन पॉलिटिकल पार्टीज़, विद इन पॉलिटिकल लीडरशिप, तो ये वो चीज़ें होती रहती हैं। मिसाल के तौर पे ये बात MQM जो है वो हमेशा से कह रहा है कि जो बल्दियाती अदारे हैं या जो आइन के आर्टिकल 140A है उसमें फर्दर जो है वो अमेंडमेंट होनी चाहिए, और जिस तरह से जिस बुनियाद के ऊपर फेडरेशन से फंड्स सूबों को ट्रांसफ़र होते हैं उसी तरह से सूबों को आगे डिस्ट्रिक्ट और तहसील को ट्रांसफ़र होने चाहिए। राना सनाउल्लाह ने यह भी इशारा दिया कि बाज़ हलकों में वोटर्स की उम्र से मुतल्लक तजवीज़ भी ज़ेरे गौर है, जबकि हुकूमत का मौक़िफ़ है कि तमाम इत्तेहादी जमातों को एतमाद में लेकर ही कोई हतमी मसवदा सामने लाया जाएगा। दूसरी जानब वफाकी वज़ीर कानून ने कहा है कि तरमीम का बाज़ाबिता अमल शुरू होने पर पार्लिमान में मौजूद तमाम जमातों से मुशावरत की जाएगी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने वाज़ेह किया है कि उनकी जमात से इस हवाले से कोई रस्मी या गैर रस्मी मुशावरत नहीं हुई और किसी भी आईनी तरमीम के लिए इत्तफाक़ राय ज़रूरी होगा। सियासी तज्ज़ियाकारों के मुताबिक ये बहस उस वक्त सामने आई है जब हुकूमत को बजट और इंतज़ामी चैलेंजेस का सामना है। बाज़ मुबस्सरीन का कहना है कि वोटर की उम्र से मुतल्लक तजवीज़ नौजवान वोट बैंक पर असरअंदाज होने की कोशिश हो सकती है, जबकि दीगर माहिरीन के मुताबिक असल तवज्जो मालियाती और इंतज़ामी इस्लाहत पर है। उधर 18वीं आईनी तरमीम से मुतल्लक भी नई बहस सामने आई है, जहां बाज़ माहिरीन वफाक और सूबों के इख्तियारात पर दोबारा गौर की ज़रूरत पर जोर दे रहे हैं, जबकि दीगर का मौक़िफ़ है कि सूबाई खुद मुख्तारी को कमज़ोर किए बगैर इस्लाहात मुमकिन नहीं। मजमूई तौर पर 28वीं आईनी तरमीम से मुतल्लक सूरत हाल इबाम का शिकार है और हतमी पेशरफ्त सियासी इत्तफाक़ राय से मशरूत दिखाई दे रही है। अमरीकी रियासत आइडाहो में एक फ़िज़ाई मुजाहरे के दौरान उस वक्त सनसनी फैल गई जब अमरीकी बहरिया के 2 जदीद जंगी तियारे फ़ज़ाई करतब दिखाते हुए एक दूसरे से टकरा गए। ये वाक़या देखने वाले हज़ारों अफराद के लिए इब्तिदा में एक हैरान कुन फ़िज़ाई मुजाहरा महसूस हुआ, मगर चंद ही लम्हों बाद वाज़ेह हो गया कि ये कोई मनसूबा बंद करतब नहीं बल्कि एक संगीन हादसा है। इतवार के रोज़ माउंटेन होम एयर फोर्स बेस में जारी गन फाइटर स्काइस एयर शो के दूसरे और आखिरी रोज़ अमरीकी बहरिया के 2 EA-18G ग्रावलर जंगी तियारे फ़ज़ा में इंतहाई करीब आए। यानी शाहिदीन के मुताबिक दोनों तियारे इस कदर नज़दीक आ गए कि बज़ाहिर यूं महसूस हुआ कि उन्होंने एक दूसरे को गले लगा लिया हो। फिर यूं लगता है जैसे वो फ़िज़ाई मुजाहरे का कोई गैर मामूली हिस्सा हो। ताहम चंद ही लम्हों बाद तैयारों के हिस्से फिजा में बिखरते दिखाई दिए और फिर दोनों तैयारों में आग भड़क उठी।
शोलों और धुएं का एक बड़ा बादल आसमान की तरफ बुलंद हुआ, जबकि कुछ देर बाद 4 पैराशूट आसमान से नीचे उतरते दिखाई दिए। अमेरिकी बहरिया के मुताबिक दोनों तैयारों में मौजूद अमले के चारों अरकान ने बर वक्त पैराशूट के जरिए तैयारों से छलांग लगा दी और जान बचाने में कामयाब रहे। हुकाम ने बताया कि एहलकारों का तिब्बी मुआयना किया गया है, जबकि उनकी हालत मुस्तहकम है। ताहम फौरी तौर पर यह वाज़ेह नहीं किया गया कि वो जख्मी हुए हैं या नहीं। हादसे के बाद एयरबेस को आरजी तौर पर बंद कर दिया गया है, जबकि एयर शो को भी मनसूख कर दिया गया है। इंतजामिया ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी हैं ताकि मालूम किया जा सके कि दोनों तैयारे किस वजह से आपस में टकराए। अमरीकी बहरिया के मुताबिक हादसे का शिकार होने वाले दोनों ग्राउलर तैयारे रियासत वाशिंगटन से ताल्लुक रखने वाले एक इलेक्ट्रॉनिक अटैक स्क्वाड्रन के जेर इस्तेमाल थे। इनमें से हर तैयारे की मालियत तकरीबन 6 करोड़ 70 लाख डॉलर बताई जाती है। ग्राउलर अमरीकी बहरिया का एक जदीद इलेक्ट्रॉनिक जंगी तैयारा है, जिसे खास तौर पर दुश्मन के फिजाई दिफाई निज़ाम को नाकारा बनाने के लिए तैयार किया गया है। इसका बुनियादी काम दुश्मन के रडार, मवासलाती निज़ाम और दिफाई टेक्नोलॉजी को जैम करना होता है, ताकि इत्तेहादी अफवाज महफूज अंदाज में कार्रवाइयां अंजाम दे सकें। यह तैयारा अमरीकी बहरिया के इलेक्ट्रॉनिक अटैक का हिस्सा है, जो जंगी महाज पर इलेक्ट्रॉनिक बर्तरी हासिल करने में अहम किरदार अदा करते हैं। अमरीकी बहरिया के मुताबिक EA-18G प्रोग्राम का आगाज अक्टूबर 2004 में हुआ, जबकि इसने पहली परवाज अगस्त 2006 में की थी। पहला तैयार शुदा तैयारा जून 2008 में ऑपरेशनल यूनिट के हवाले किया गया था। इस तैयारे ने पहली मरतबा 2011 में लीबिया में फौजी कार्रवाइयों के दौरान अमली हिस्सा लिया था और बाद मुख्तलिफ अमरीकी अस्करी ऑपरेशंस में भी इस्तेमाल किया जाता रहा है। इंडिया की वस्ती रियासत मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट ने कमाल मौला मस्जिद भोजशाला मंदिर तनाज़े का फैसला सुना दिया है। अदालत ने कहा है कि मुतनाज़ा इमारत एक हिंदू मंदिर है और वहां सिर्फ हिंदुओं को पूजा करने का हक हासिल है। मुसलमानों का मौक़िफ़ है कि ये सैकड़ों बरस पुरानी मस्जिद है, जबकि जैन बिरादरी भी इसे अपना मंदिर करार देती है। मज़ीद तफसील गाफिरा कादिर से। ये इबादतगाह रियासत के दार ज़िला में वाक़ है। तनाज़ा तो दहाइयों पुराना है, लेकिन सन 2003 में महकमा आसार कदीमा या ASI ने हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को वहाँ इबादत करने की इजाज़त दे दी थी, मंगल को हिंदू और जुमा को मुसलमान। अदालत के हुक्म पर 2024 में ASI ने इमारत का सर्वे किया था और अपनी रिपोर्ट में कहा था कि मुतनाज़ा इमारत में पुराने मंदिरों का मलबा इस्तेमाल किया गया था। आज मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की एक डबल बेंच ने हिंदू कम्युनिटी के हक में फैसला सुनाते हुए बौशाला को मंदिर तस्लीम किया है। कोर्ट ने बौशाला कंपाउंड के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी ASI को देते हुए हिंदू फरीक को पूजा का हक दिया है। हिंदू फरीक ने इस फैसले को तारीखी बताया है। आज भोजशाला के केस में ऑनरेबल इंदौर हाई कोर्ट का बहुत ही ऐतिहासिक फैसला आया है, जिसमें ऑनरेबल इंदौर हाई कोर्ट ने जो ASI का 7 अप्रैल 2003 का ऑर्डर है उसको पार्शली क्वैश किया है और हिंदू समाज के लोगों को वहाँ पे पूजा पाठ का अधिकार दिया है। जो यहाँ पे नमाज की अनुमति देता था उसको कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है। मुस्लिम फरीक इस फैसले से मुतमईन नहीं है और इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने पर गौर कर रहे हैं। तो इस फैसले से हम सेटिस्फाइड नहीं है। डेफिनेटली हम इसको पढ़ेंगे अभी और इसको जो भी इसकी ग्रेविटी है पूरा फैसला आने के बाद इसको हम पढ़ेंगे, उसके बाद समझ के और फिर डेफिनेटली इसको लेकर हम आगे की जो भी लीगल रिकॉर्ड्स है वो हम लेंगे। हमारा अगर सेटिस्फैक्टरी पॉइंट इसमें नहीं कवर किया गया है तो हम डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। एहतियात के तौर पर पूरी रियासत में हिफाजती इंतजामात सख्त कर दिए गए थे, लेकिन इतलात के मुताबिक कहीं से किसी नाखुशगवार वाक़े की इतला नहीं है। दुनिया भर में स्पर्म अतिया करने की बढ़ती हुई सनत एक नए समाजी और अखलाकी सवाल को जन्म दे रही है, क्योंकि तहकीकात से मालूम हुआ है कि बाज़ मर्दों के स्पर्म के जरिए सैकड़ों बच्चों की पैदाइश मुमकिन हुई है। हत्ता कि एक ऐसे शख्स की निशानदेही भी हुई जिसका स्पर्म 14 ममालिक तक पहुंचा और इसे कम अज कम 197 बच्चे पैदा हुए। ये मामला सिर्फ तिब्बी साइंस की पेशरफ्त नहीं
बल्कि एक ऐसी आलमी सनत की तस्वीर भी पेश करता है जो तेजी से फैल रही है, जहां डेनमार्क जैसे ममालिक दुनिया के बड़े स्पर्म बरामद कुनंदगान बन चुके हैं और अंदाजा है कि 2033 तक सिर्फ यूरोप में इस मार्केट की मालियत $2 अरब से तजावज कर जाएगी। ताहम हर मर्द स्पर्म अतिया करने के काबिल नहीं होता, क्योंकि 100 रज़ाकारों में से सिर्फ चंद अफराद ही मतलूबा मयार पर पूरा उतरते हैं। इसके लिए स्पर्म काउंट, सेहत, उम्र और तिब्बी टेस्टों की सख्त शराइत पूरी करना जरूरी होती है। स्पर्म डोनर्स की कमी ने इसे एक कीमती वसीला बना दिया है और स्पर्म बैंक अतिया दहंदगान को सिर्फ हयातियाती मवाद के तौर पर नहीं बल्कि एक प्रोफाइल के तौर पर पेश करते हैं, जहां उनकी तालीम, कद, रंगत, पेशा, आवाज और शख्सियत तक देखी जाती है, बिल्कुल डेटिंग एप्स की तरह। डेनमार्क में नीली आंखों और सुनहरे बालों वाले डोनर्स की खासी मांग भी इस रुझान की मिसाल है। लेकिन इस बढ़ती हुई सनत के साथ एक बड़ा सवाल भी खड़ा हो गया है कि एक ही शख्स के स्पर्म को कितनी बार इस्तेमाल किया जाना चाहिए, क्योंकि कई ममालिक में इस पर मौसर निगरानी मौजूद नहीं और इसके नतीजे में एक ही डोनर के दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों हयातियाती बच्चे मुख्तलिफ ममालिक में पैदा हो सकते हैं। माहिरीन खबरदार करते हैं कि इससे मुस्तकबिल में ऐसे सोतीले बहन भाइयों के लाइल्मी में बाहमी ताल्लुकात, शनाख्त के बहरान और नफ्सियाती मसाइल पैदा हो सकते हैं, जबकि DNA टेस्टिंग और सोशल मीडिया के दौर में अतिया दहंदगान की गुमनामी भी तेजी से खत्म हो रही है। यही वजह है कि यूरोप में अब सरहद पार स्पर्म के इस्तेमाल की निगरानी और रजिस्ट्री के मुतालबात जोर पकड़ रहे हैं, क्योंकि बहुत से माहिरीन के नज़दीक ये सिर्फ तिब्बी मसला नहीं बल्कि आने वाले बरसों का एक बड़ा अखलाकी और समाजी चैलेंज बन सकता है। And I could just tell we're all like kind of bubbly, just have the same energy. At least 11 of us I counted have blue eyes. And when Michael brings the kids to his Los Angeles home, talk about a full house. It feels like I need a bigger house. The kids love seeing their framed photos on the mantle. Mike, you really got to get some updated photos of all of us. Send them. इंडिया में चंद रोज कबल एक ही खानदान के 4 अफराद बज़ाहिर तरबूज खाने से हलाक हो गए थे। ताहम हमें मालूम हुआ है कि तफ्तीशकार अब तक उनकी मौत के असल हकायक जानने में नाकाम रहे हैं। तफसील आज के ZBC रीड्स में। अब्दुल्ला, उनकी बीवी नसरीन और 2 बेटियां आयशा और जैनब, ये सब अप्रैल की 25 तारीख को अपने घर में मुर्दा पाए गए थे। ये लोग मुंबई के इलाके पायधोनी में रहते थे। पुलिस का कहना है कि तिब्बे कानूनी यानी फॉरेंसिक रिपोर्टों के मुताबिक इस खानदान की मौत का सबब जिंक फॉस्फाइड है, जो तरबूज के उस दाने में भी पाया गया है जो मज़कूरा खानदान ने खाया था। पुलिस के लिए अब ये बात मुअम्मा बनी हुई है कि चूहे मार जहर तरबूज के अंदर कैसे पहुंचा। BBC न्यूज़ इंडिया की गीता पांडे, दीपाली जगताब और अल्पेश काकरे की तहरीर पर मबनी BBC रीड्स के साथ मैं उमर आफरीदी हूँ। मुंबई के एक सीनियर पुलिस अफसर के बकौल हम अब भी इस बात पर हैरान हैं कि चूहे मार जहर फल में कैसे पहुंचा। BBC से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि पुलिस की कई टीमें इस केस पर काम कर रही हैं। हम अब भी शवाहिद जमा कर रहे हैं और हर पहलू से इसका जायज़ा लिया जा रहा है। हमने कत्ल, हादसाती मौत या ख़ुदकुशी के इम्कानात को मुस्तरद नहीं किया है। मई के पहले हफ्ते में मुंबई पुलिस ने कहा था कि उन्हें फॉरेंसिक टेस्ट की रिपोर्ट से मालूम हुआ है कि इस ख़ानदान की मौत की वजह जिंक फॉस्फाइड बना, जो मरने वालों के जिस्मों और वहाँ पड़े तरबूज के टुकड़ों में पाया गया। जिंक फॉस्फाइड एक नहायत जहरीला केमिकल है जो आमतौर पर चूहों को मारने के लिए इस्तेमाल होता है। पुलिस ने इब्तदाई बयान में कहा था कि उस रात मुतासरा ख़ानदान ने चंद रिश्तेदारों को रात के खाने पर बुलाया था और सब ने बिरयानी खाई थी। पुलिस के मुताबिक मेहमान रात 10:30 बजे चले गए और चंद घंटे बाद इस ख़ानदान ने तरबूज खाया। कुछ ही देर बाद उन लोगों की तबीयत ख़राब होने लगी। डिप्टी कमिश्नर पुलिस प्रवीण मुंडे का कहना था कि इन सबको उल्टियाँ और दस्त लग गए। उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया, मगर बदकिस्मती से चारों हलाक हो गए। ये ख़ानदान जनूबी मुंबई के इलाके पायधुनी में एक पुरानी इमारत की पहली मंजिल पर रहता था। इस ख़ानदान के अफराद की हालत जब गैर होना शुरू हुई तो पड़ोसी मदद को आए, जिनमें इसी इमारत में रहने वाले डॉक्टर जैद कुरैशी भी शामिल थे। डॉक्टर कुरैशी ने BBC को बताया कि मैंने देखा कि सबसे कम उम्र बच्ची को सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी। मैंने सांस और दिल की धड़कन बहाल करने के लिए CPR दिया, लेकिन हालत बेहतर ना होने पर उसे करीबी अस्पताल ले जाया गया, जहां वो चल बसी। बाकी 3 अफराद को मुकामी अस्पताल से मरकज़ी अस्पताल ले जाया गया, मगर वो भी जाँबर ना हो सके।
पुलिस ने तरबूज के छिलकों समेत खाने की तमाम चीज़ें कब्जे में ले लीं ताकि मिलावट की जांच की जा सके। चूँकि इन लोगों ने तबीयत बिगड़ने से पहले तरबूज खाया था, इसलिए पुलिस का ध्यान इस फल की तरफ गया। मुंबई की फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री FSL की रिपोर्ट आने के बाद तवज्जो तरबूज से हटकर जिंक फॉस्फाइड पर मरकूज हो गई। SFL के डायरेक्टर डॉक्टर विजय ठाकरे ने BBC को बताया कि ये केमिकल मरने वाले अफराद के अंदरूनी नमूनों, ख़ास तौर पर जिगर, गुर्दों और तिल्ली में पाया गया। इसके अलावा मैदे के अज्जा, सफरा और पेट की चर्बी के नमूनों में भी ये केमिकल पाया गया और यही जहर तरबूज के नमूने में भी मिला। इस केस के तफ्तीशी अफसर के मुताबिक तज्जिए के लिए भेजे गए खुराक के दूसरे नमूनों में जिंक फॉस्फाइड नहीं पाया गया। मुंबई के डॉक्टर भूषण रोकड़े कहते हैं कि चूहों को मारने के लिए जो जहरीले मादे तैयार किए जाते हैं, इनमें जिंक फॉस्फाइड शामिल होता है क्योंकि ये एक इंतहाई जहरीला कीमियाई मुरक्कब है। उनके मुताबिक ये केमिकल जिस्म में दाखिल होने या नमी की मौजूदगी में फॉस्फाइन गैस बनाता है। ये गैस जिस्म के खलियों में ऑक्सीजन के जज्ब होने में रुकावट बनती है, जिससे आज़ा बुरी तरह मुतासिर होते हैं। डॉक्टर रोकड़े ने बताया कि इस जहर की अलामात में उल्टियाँ, दस्त, सीने में जकड़न, सांस लेने में दुश्वारी और जिस्म का बेसुध हो जाना शामिल है और ये बहुत कम मिकदार में भी जानलेवा हो सकता है। रोज़नामा इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक जिस इमारत में ये ख़ानदान रहता था, वहाँ चूहों का मसला है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि बहुत से ख़ानदान इन चूहों से निजात के लिए रिपेलेंट्स, जहर मिले केक और ग्लू पैड इस्तेमाल करते हैं। इंडिया में इन अवात को मुसलसल मीडिया कवरेज मिली और बाज़ ज़राए ने तो ये तक कहना शुरू कर दिया कि मौसम गर्मा के फलों में सबसे मकबूल फल तरबूज सोच समझ कर खाएँ। इस खबर के बाद मुंबई की फल मंडी में तरबूज की कीमतें गिर गईं। जिंक फॉस्फाइड एक गैर नामियाती मुरक्कब यानी नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड है और जैसा कि नाम से जाहिर है, ये जिंक और फास्फोरस का मुरक्कब है। ये गहरे सुरमई और स्याह पाउडर या दानेदार शक्ल में इस्तेमाल होता है। माहिरीन के मुताबिक जिंक फॉस्फाइड अगर पेट में दाखिल हो जाए तो सबसे पहले मैदे के तेज़ाब के साथ रद्द-ए-अमल के नतीजे में फॉस्फीन नामी इंतहाई जहरीली गैस पैदा करता है। ये गैस जिस्म के खलियों को तवानाई पैदा करने से रोकती है और दिल, फेफड़ों और जिगर को बुरी तरह मुतासिर करती है। इसीलिए जिंक फॉस्फाइड का हादसाती तौर पर भी जिस्म में दाखिल होना मुहलिक हो सकता है। कई मुल्कों में इस केमिकल के इस्तेमाल से मुतालिक सख्त ज़ाब्ते बनाए गए हैं और सिर्फ लाइसेंस याफ्ता अफराद ही इसे इस्तेमाल करने के अहल हैं। दुनिया के गर्म खित्तों में तरबूज को शदीद गर्मी के असरात का बेहतरीन तोड़ समझा जाता है और इसी सबब ये इंडिया और पाकिस्तान जैसे मुल्कों में एक मकबूल फल है। गुज़श्ता चंद बरसों में तरबूज के लाल रंग को मज़ीद गहरा करने के लिए इंजेक्शन लगाने की गैर मुसद्दिक़ा खबरें भी गर्दिश करती रही हैं। रवां साल भी सोशल मीडिया पर तरबूज के बेवक्त खाने और बीमार पड़ने की बहस आम है। बहुत से लोग इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि मौसम गर्मा में फूड पॉइजनिंग, हैज़े और दूसरी बीमारियों की वजह भी ऐसे तरबूज हैं जिनको सुर्ख और मीठा बनाने के लिए इंजेक्शन लगाए गए हों। सारिफीन को अशिया खुर्दोनोश के बारे में आगाही फराहम करने वाली तंजीम कंज्यूमर सॉलिडेरिटी सिस्टम के सदर मोहसिन भट्टी के मुताबिक इसकी वजह तरबूज नहीं बल्कि हमारे खाने पीने की आदत हैं। उनके मुताबिक ये भी हो सकता है कि जब हम तरबूज खरीदते वक्त उसका रंग देखने के लिए कट लगवाते हैं तो छुरी साफ ना हो। इस वजह से सेहत के मसाइल पैदा हो सकते हैं। और सामीन, इसके साथ ही आज का सहरबीन भी अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे और मेरी पूरी टीम को कल तक के लिए इजाजत दीजिए, लेकिन इजाजत लेने से कबल अब तक की खास खबरें। ईरानी वजारत खारिजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है कि तेहरान ने अमरीकी शराइत का जवाब भेज दिया है और पाकिस्तानी सालिस के जरिए मुज़ाकरात अभी जारी हैं। सोमवार के रोज़ इस्माइल बकाई ने हफ्तावार प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमरीकी तजवीज़ के मंदरजात के बारे में बताया कि जब तेहरान ने 14 नुकाती मनसूबा पेश किया तो अमरीका ने इस पर अपने खदशात का इजहार किया और इसके जवाब में हमने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात सामने रखे हैं। जर्मनी के चांसलर का कहना है कि जर्मनी मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर शराकतदारों पर ईरान के हालिया फ़िज़ाई हमलों की शदीद मज़म्मत करता है। एक्स पर जारी एक बयान में जर्मन चांसलर ने जौहरी तनसीबात पर हमले को पूरे खित्ते के अवाम की सलामती के लिए ख़तरा करार दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात ने गुज़िश्ता रोज़ कहा था कि अबू धाबी के करीब ब्राका जौहरी बिजली घर के बाहर एक ड्रोन हमले के नतीजे में बिजली पैदा करने वाले एक जनरेटर में आग लग गई थी। मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से जारी बयानात में किसी मुल्क का नाम नहीं लिया गया और सिर्फ ये कहा गया था कि ड्रोन मगरबी सरहद से दाखिल हुए थे।
फलस्तीन के हामी कारकुनों का कहना है कि इसराइली फौज कब्रस के मगरब में बैनुल-अक़वामी पानियों में गजा के लिए इमदाद ले जाने वाली 50 से ज़ायद कश्तियों पर मुश्तमिल एक बेड़े को रोक रही है। ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला GSF की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि इस बेड़े को गजा से तकरीबन 250 नॉटिकल माइल यानी 460 किलोमीटर दूर रोका जा रहा है। उन्होंने इसराइल के इस इक़दाम को गैर कानूनी कज़ाकी करार दिया है। GSF की वीडियो नशरियात में मुसल्लह कमांडोज को कई कश्तियों पर चढ़ते देखा जा सकता है। पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सोहेल अफरीदी ने पंजाब से खैबर पख्तूनख्वा गंदम की तरसील पर पाबंदी को सूबे की आवाम के साथ इम्तियाजी सलूक करार देते हुए कहा है कि इससे कौमी यकजहती को नुकसान पहुंच रहा है। पेशावर में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि आइन के आर्टिकल 151 के तहत कोई भी सूबा खुराक की तरसील बंद नहीं कर सकता।